हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो MCQ लेक्चर सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम आगे GSSCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो 2020 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन हम देख रहे थे, जिसमें इस सॉल्यूशन के हमने 2 पार्ट आगे देखे थे। आज के इस वीडियो में हम जो GSSCL का 2020 का जो पेपर है उसका ये सॉल्यूशन का पार्ट 3 जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको MCQ दिया हुआ है। फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन CS/RS इज। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन CS/RS हमें क्या मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है G1 G2 माइनस G2 माइनस 1। ऑप्शन बी G1 G2 प्लस G2 प्लस 1। ऑप्शन सी G1 G2 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G2 एंड ऑप्शन डी G1 G1 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2। तो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे हम इसका इस ब्लॉक डायग्राम का अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली CS/RS ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? तो फॉर दैट हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए G1 G2 माइनस G2 माइनस 1। तो ये आंसर हमें किस तरह से मिलेगा? तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में अगर हम इस समिंग पॉइंट को हम रिप्लेस करके यहाँ पे ले ले, दैट मीन्स कि इस समिंग पॉइंट को हमें यहाँ पे लेना है, तो हम उसको अगर वहां पे ट्रांसफर करें तो एज पर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम रूल जो कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास है, उसके हिसाब से हमारा फंक्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको फीडबैक सिस्टम दी हुई है, कोई ब्लॉक यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं फीडबैक का जो ब्लॉक है उसे। तो इसके लिए अगर हम इसको इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमें किस तरह से मिलेगा। तो अगर हम इस समिंग पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है, जो G1 वाला जो हमारे पास फंक्शन है, उसमें हमें चेंज मिलेगा। दैट मीन्स कि उसको हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा इनपुट है R और हमने ट्रांसफर फंक्शन को दूसरी साइड शिफ्ट किया है तो समिंग पॉइंट को, तो यहाँ पे हमें जो नया फंक्शन मिलेगा एज पर द रूल दैट इज G1 माइनस 1। और यहाँ से हमारा जो सिग्नल है वो हमें आगे मिलेगा ब्लॉक G2 से, और लास्ट में हमारे पास जो समिंग पॉइंट है वो समिंग पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे इसको प्लस, और यहाँ से हमारा आउटपुट है C और जो फीडबैक है वो फीडबैक भी हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी कोई फीडबैक है नहीं, तो हमारा फीडबैक यूनिटी फीडबैक रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो माइनस साइन हमें दी हुई है। तो अगर इस समिंग पॉइंट को हम यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है उसमें इस तरह से हमें चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। दैट मीन्स G1 माइनस 1 और G2 दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 फंक्शन G1 माइनस 1 एंड G2 दोनों सीरीज में है, तो अभी उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो यहाँ पे हम G1 माइनस 1 और G2 हमारा दोनों सीरीज में है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R, और G1 माइनस 1 एंड G2 दोनों सीरीज में है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स G1 माइनस 1 एंड G2, इन दोनों का यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इस जो सिंगल ब्लॉक हमें मिलेगा वो सिंगल ब्लॉक आगे जाके समिंग पॉइंट पे जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस, और हमें फाइनली यहाँ पे C आउटपुट मिलेगा, और जो हमारा फीडबैक है वो फीडबैक यहाँ पे हमें यूनिटी फीडबैक ही रहेगा और वो नेगेटिव फीडबैक है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल अब सिस्टम ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है, तो इसका अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं C डिवाइड बाय R दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं G1 माइनस 1 इंटू G2 होल माइनस 1। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा फाइनली सिंप्लीफाइड आंसर हमें मिलेगा, यहाँ पे G1 और G2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो G1 G2 माइनस G2 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस G2 एंड माइनस 1।
तो हमारा आंसर जो ट्रांसफर फंक्शन का है वो हमें मिलेगा g1 g2 माइनस g2 माइनस 1। दैट मीन्स कि हमने आगे देखा कि हमारा जो ऑप्शन ए है g1 g2 माइनस 1 दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इस एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम आंसर को अचीव कर सकते हैं और हमारा आंसर रहेगा g1 g2 माइनस 1। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है। एमसीक्यू नंबर 2 में आपको डेटा दिया हुआ है 800 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ P। यहाँ पे आपको 800 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन दी है, उसकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी P है। If it is operated at 400 kilovolt with the series reactance unchanged, the new maximum power transfer capacity is approximately। तो जो लाइन है उसको अगर हम 400 किलोवोल्ट पे सेम सीरीज रिएक्टेंस के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली हमें कितना मिलेगा। तो हमारे पास पहले ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए P/4, ऑप्शन बी P/2, ऑप्शन सी 4 इंटू P एंड ऑप्शन डी 2 इंटू P। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए P/4। सो P/4 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दैट मीन्स कि जो डेटा हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा आंसर जो फर्स्ट केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है उसको डिवाइड बाय 4 जितना पावर जो है ट्रांसफर कैपेसिटी जो है वो हमें मिलेगी। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए किस तरह से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फॉर ट्रांसमिशन लाइन जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन लाइन की इज वी कैन से इंडिकेशन ऑफ हाउ मच पावर ट्रांसफर कैन बी इंक्रीज विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिस्टम सिक्योरिटी। जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? तो वही मतलब है कि हम मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और सिस्टम की सिक्योरिटी जो है उसको भी हमें कंप्रोमाइज ना करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे पावर के लिए जो हमारा इक्वेशन रहेगा, तो बेसिकली जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो रहेगा तो उसका और वी कैन से सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड और जो सीरीज रिएक्टेंस है उन सब का रिलेशन कुछ इस तरह से रहेगा। तो मैक्सिमम पावर और वी कैन से पावर ट्रांसफर P that is proportional to VS VR whole divided by XS। Here हम बोल सकते हैं कि जो VS and VR that is sending end voltage, receiving end voltage and XS वो हमारा सीरीज रिएक्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमने पावर ट्रांसफर का इक्वेशन लिखा था और अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का रिलेशन फाइंड आउट करना है दैट मीन्स P मैक्स। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब हमें मिलेगा कि जब सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के वोल्टेज हमें सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा उस केस में जो इक्वेशन हमारा रहेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू VS² डिवाइड बाय XS। तो ये हमारा रिलेशन रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास हमें दोनों केस में हमें बोला हुआ है कि हमारा जो रिएक्टेंस है दैट मीन्स जो हमारा सीरीज रिएक्टेंस XS है दैट सीरीज रिएक्टेंस दैट इज कांस्टेंट, उसमें हम कोई भी चेंजेस कर नहीं रहे, वो हमारा कांस्टेंट रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे XS जो है दैट XS इस इक्वेशन की हम बात करें तो सीरीज रिएक्टेंस XS कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि P max दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS² बिकॉज XS तो हमारा कांस्टेंट है। तो हम अगर इस रिलेशन का यूज करें तो इस रिलेशन का यूज करके हम इक्वेशन जो है वो इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस है। फर्स्ट केस में हमें जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है VS हमें दिया हुआ है 800 किलो वोल्ट। तो 800 किलो वोल्ट के लिए हम सेम इक्वेशन का यूज करें तो उसमें जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर PM1 है दैट PM1 उसको हम P बोलेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 800²। और दूसरे केस में हमें ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज दिए हुए हैं 400 किलो वोल्ट। तो उस केस में अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर PM2 कंसिडर करें तो PM2 दैट इज प्रोपोर्शनल टू 400²। अगर यहाँ पे हम इन दोनों का रेशियो कंसिडर करें दैट मीन्स अगर हम कंसिडर करें कि PM1 डिवाइड बाय PM2 दैट इज इक्वल टू वी कैन से 800 इंटू 800 और वी कैन से 800² डिवाइड बाय 400 इंटू 400। तो हमारा आंसर मिलेगा 4। दैट मीन्स PM1 डिवाइड बाय PM2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला PM1 that is equal to
PM2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट केस में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है उसको हम P में बोला है, P डेटा में दिया हुआ है, सो P डिवाइड बाय PM2। तो हमें यहाँ पे सेकेंड केस में कितना पावर ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है PM2। अगर हम यहाँ पे PM2 को फाइंड आउट करें तो PM2 दैट इज इक्वल टू P डिवाइड बाय 4, और वी कैन से P2 दैट इज इक्वल टू P डिवाइड बाय 4। तो फर्स्ट केस में जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स जो फर्स्ट केस में P जितना पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो सेकंड केस में उसके डिवाइड बाय 4 जितना पावर, और वी कैन से P बाय 4 जितना पावर जो है वो ट्रांसफर होगा। सो हमारे ऑप्शन में हमने आगे ही देख लिया था, ऑप्शन ए P डिवाइड बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। उस रिलेशन को हम यहाँ कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नाउ एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है। इन स्टेप अप चॉपर इफ Vs or supply voltage is the source voltage and alpha is the duty cycle, then the output voltage of this chopper is given by। तो यहाँ पे आपको स्टेप अप चॉपर का इक्वेशन पूछा हुआ है कि स्टेपर चॉपर में अगर हमारे पास सप्लाई वोल्टेज Vs है, अल्फा जितनी ड्यूटी साइकिल है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज अगर हम उसको V0 कंसीडर करें तो उस चॉपर का आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी साइकिल एंड सप्लाई वोल्टेज हम क्या लिख सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए Vs डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, ऑप्शन बी Vs डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन सी Vs into 1 माइनस अल्फा एंड ऑप्शन डी Vs into 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी Vs डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो हम यहाँ पे स्टेप अप चॉपर की बात कर रहे हैं, तो स्टेप अप चॉपर का सर्किट डायग्राम हम कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप अप चॉपर है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, तो इनपुट में भी हमारा डीसी सप्लाई जो है वो अवेलेबल रहेगा, और डीसी सप्लाई के साथ एक इंडक्टर को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और साथ ही में हमारा एक चॉपर जो है उस चॉपर को भी यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और वो सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट रहेगा, और साथ ही में यहाँ पे एक डायोड, और फाइनली जिस लोड के अक्रॉस में हमें फाइंड आउट करना है तो उस लोड को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा डायोड, ये रहा हमारा इंडक्टर, यहाँ पे डीसी सोर्स जिसका हमें बोला Vs जितना सोर्स है तो करंट भी यहाँ से फ्लो होगा, उसको Is बोलेंगे, और यहाँ पे जो है अरेंजमेंट जिसको हम CH चॉपर से इंडिकेट करेंगे, ये हमारा लोड है। लोड में से जो करंट फ्लो होगा उसको I0 हम बोलेंगे, और लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम V0 बोलेंगे। तो ये हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, दैट सर्किट डायग्राम वो स्टेप अप चॉपर का सर्किट डायग्राम है। तो किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास चॉपर को हम ऑन करवाएंगे तो सप्लाई में से करंट जो है यहाँ पे फ्लो होगा, और इंडक्टर के अक्रॉस में L/dt जितना वोल्टेज जो है हमें मिलेगा। और दूसरे केस में जब हम चॉपर को दैट मीन्स इस स्विच को हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज प्लस जो L के अक्रॉस में जो स्टोर हुआ है वो दोनों मिल के हमें आउटपुट के अक्रॉस में जो बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो हमें मिलेंगे। तो V0 का इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका एक पूरा बेस्ड ऑन वेव फॉर्म पूरा इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो डायरेक्टली अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारा इक्वेशन रहेगा V0 दैट इज इक्वल टू Vs डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जो ड्यूटी साइकिल अल्फा जो है उसको हम जिस तरह से वेरी करेंगे उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज जो V0 है वो हमारा चेंज हम कर सकते हैं। तो स्टेप अप चॉपर के लिए आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन रहेगा V0 इज इक्वल टू Vs डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करें तो अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में आपको डेटा दिया हुआ है अ 3-phase 50 Hz 6-pole इंडक्शन मोटर रन्स एट 960 RPM एट फुल लोड। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 3-phase मोटर के बारे में इंडक्शन मोटर का एमसीक्यू है। 3-phase इंडक्शन मोटर है, 50 Hz फ्रीक्वेंसी है, 6 पोल और 960 RPM पे मोटर आपकी फुल लोड पे रन हो रही है। The slip S and frequency of rotor FR are blank and blank respectively। तो आपको यहाँ पे स्लिप फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर जो है उसको आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें कितनी मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है स्लिप जो है वो हमें मिलेगी 4% और फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। दूसरा केस लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं 2% स्लिप रहेगी, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगी।
ऑप्शन सी 3% और 50 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी 4% एंड 2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी 4% एंड 2 हर्ट्ज। दैट मीन्स कि हमारी स्लिप 4% रहेगी और रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें 2 हर्ट्ज मिलेगी। बट किस तरह से? तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लिस्ट आउट करते हैं। तो बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 3 फेज सप्लाई है, साथ ही में फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल हमें दिए हुए है P इज इक्वल टू 6 पोल। इंडक्शन मोटर की स्पीड हमें दी हुई है 960 RPM, राइट। और ये सारे डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लिप फाइंड आउट करनी है। तो स्लिप के लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड भी फाइंड आउट करनी होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड NS का इंडक्शन मोटर के लिए इक्वेशन होगा NS इज इक्वल टू 120F डिवाइड बाई P। तो यहाँ पे F और P हमारे पास अवेलेबल है, तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 1000 RPM। अब हमारे पास इंडक्शन मोटर की फुल लोड स्पीड है और इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड भी अवेलेबल है। तो हमें फाइंड आउट करनी है स्लिप। तो अगर हम स्लिप की बात करें तो S परसेंटेज S अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन में मिलेगा NS माइनस N डिवाइड बाई NS इंटू 100। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 1000 माइनस 960 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी स्लिप जो है वो हमें मिलेगी परसेंटेज स्लिप दैट इज इक्वल टू 4%। तो स्लिप की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो हमें मिलेगी 4%। अब हमें फाइंड आउट करना है रोटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर का भी इक्वेशन है। वी कैन से FR दैट इज इक्वल टू स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी। तो S इंटू F। तो हमारे पास स्लिप भी है दैट इज 4 और वी कैन से 4%। तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 इंटू वी कैन से फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो 0.04 इंटू 50 तो हमें आंसर मिलेगा 2। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट डाउन करें तो हमारी स्लिप परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो 4% डेट मीन 0.04 मल्टीप्लाई बाई 15। अगर इसको सोल्व करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर हमें मिलेगी 2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास स्लिप की वैल्यू रहेगी 4% एंड रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 2 हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन डी 4% एंड 2 हर्ट्ज इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपको पूछा हुआ है एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैग्नेटिज्म इज एनालोगस टू खाली जगह इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिज्म का है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसके एनालोगस हमें मिलेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए फेराडेज लॉ, ऑप्शन बी कूलम्ब्स लॉ, ऑप्शन सी गॉस लॉ एंड ऑप्शन डी बायो-सावर्ट्स लॉ। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी गॉस लॉ। सो वी कैन से दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इन अ मैग्नेटिज्म इज एनालोगस टू अ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 6। For line to line fault the value of zero sequence current is equal to। तो line to line fault के लिए zero sequence current की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए फॉल्ट करंट डिवाइड बाई 3, ऑप्शन बी फॉल्ट करंट, ऑप्शन सी 3 इंटू फॉल्ट करंट एंड ऑप्शन डी इज 0। तो बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात करें तो लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए जो जीरो सीक्वेंस करंट हमें मिलेगा उसकी वैल्यू रहेगी हमारी 0। सो ऑप्शन डी 0 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में आपको डीसी मशीन का एमसीक्यू है, डेटा दिया हुआ है। वी कैन से यहाँ पे आपको डेटा जो दिया हुआ है तो 4 पोल डीसी मशीन है, 900 आरपीएम डीसी मशीन है। जो टर्मिनल वोल्टेज आपको दिए हुए है 220 वोल्ट एंड इंड्यूस वोल्टेज आपके पास है 240 वोल्ट एट रेटेड स्पीड। आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इज 0.02 ओम। सो फाइंड आर्मेचर करंट। सारे डेटा आपको दिए हुए हैं, आपको आर्मेचर करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास है 200 एम्पियर, ऑप्शन बी 100 एम्पियर, ऑप्शन सी 150 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 50 एम्पियर। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी
100 एम्पियर। बट किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेसिकली जो डीसी मशीन की यहाँ पे बात की गई है, तो फॉर डीसी मोटर वी कैन से उसका जो ईएमएफ जनरेटेड इंड्यूस वोल्टेज जो है ईजी, तो उसका इक्वेशन रहेगा ईजी दैट इज इक्वल टू वी प्लस IA RA। वी हमारा टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पे ईजी हमारे पास है बेसिकली इंड्यूस वोल्टेज 240 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज है 220 वोल्ट प्लस IA हमें फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.2 ओम। तो हमें अगर IA फाइंड आउट करना है तो IA के लिए हम बोल सकते हैं 240 माइनस 220 दैट इज 20 डिवाइड बाय 0.2। और इसका सॉल्यूशन हम ले तो हमारे पास आर्मेचर करंट IA की वैल्यू हमें मिलेगी 100 एम्पियर। तो इस तरह से हम आर्मेचर करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 100 एम्पियर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 8। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है अ फुल सबट्रैक्टर कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग ब्लैंक। फुल सबट्रैक्टर का क्वेश्चन है, दैट मींस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑप्शन ए हमारे पास है 2 हाफ सबट्रैक्टर, ऑप्शन बी 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड नॉट गेट, ऑप्शन सी 2 हाफ सबट्रैक्टर्स एंड एंड गेट, एंड ऑप्शन डी 2 हाफ सबट्रैक्टर्स एंड और गेट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी 2 हाफ सबट्रैक्टर्स एंड और गेट। तो किस तरह से आंसर हमारा करेक्ट रहेगा, तो उसके लिए बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर की बात करें और उसको मैं इन शॉर्ट HS से इंडिकेट करूं, तो हाफ सबट्रैक्टर का अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो हाफ सबट्रैक्टर के ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास बेसिकली 2 इनपुट रहेंगे, राइट, और हमारा आउटपुट है वो 2 आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास A और B जो 2 इनपुट अवेलेबल है, तो हमारे पास जो 2 आउटपुट रहेंगे उसमें एक आउटपुट में हमें डिफरेंस मिलेगा और दूसरे आउटपुट में हमें बोरो आउट मिलेगी। तो ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। अगर हम फुल सबट्रैक्टर की बात करें तो उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। फुल सबट्रैक्टर को अभी हम F ऑफ S से इंडिकेट करेंगे, तो उसमें हमें 3 इनपुट रहेंगे। फर्स्ट इनपुट AB और थर्ड इनपुट रहेगा B इन। दैट मीन्स कि आगे कोई इक्वेशन से हमें बोरो मिल रही है तो उसको भी अगर आगे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए उसको दूसरे में बोरो इनपुट से हम देंगे और हमारा आउटपुट रहेगा डिफरेंस और B आउट। तो ये दोनों ही हमारे आउटपुट रहेंगे। तो बेसिकली ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। और हम अगर ये दोनों हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर से उसके ट्रूथ टेबल को लेके उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें बेसिकली 2 इक्वेशन मिलेंगे। एक दोनों के लिए डिफरेंस का इक्वेशन मिलेगा और दोनों के लिए बोरो आउट का इक्वेशन मिलेगा। और उस इक्वेशन का यूज करके केमेप से उसको सिंप्लीफाई करके उसका यूज करके अगर हम अगर उसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा फुल सबट्रैक्टर है वो बेसिकली 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड एक और गेट से बना हुआ रहेगा। किस तरह से, तो डायरेक्टली हम इसका इक्वेशन यूज करके ही सीधा फुल सबट्रैक्टर का जो लॉजिक डायग्राम है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली फुल सबट्रैक्टर के लिए अगर हम उसके डिफरेंस का इक्वेशन सिंप्लीफाई करें तो हमें उसका डिफरेंस का इक्वेशन मिलेगा A XOR B एंड XOR B इन। ये रहेगा डिफरेंस का इक्वेशन। और यहाँ पे अगर हम B आउट और बोरो आउट का इक्वेशन फुल सबट्रैक्टर के लिखेंगे तो वो इक्वेशन हमें मिलेगा बेसिकली B इन ब्रैकेट A XOR B प्लस A बार B। तो ये जो इक्वेशन है हमें बोरो आउट के लिए इक्वेशन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि B इन को अगर हम कॉमन ले ले तो A XOR B और वी कैन से XOR B होल बार प्लस A बार B जो हमें B आउट का फुल सबट्रैक्टर के लिए इक्वेशन जो है वो मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हम लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका लॉजिक डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 इनपुट है A B और B इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A B 2 इनपुट कंसिडर करते हैं। एक इनपुट A रहेगा, दूसरा इनपुट यहाँ पे हम B लेते हैं। तो A और B जो दोनों इनपुट है तो हम यहाँ पे A XOR B यहाँ पे लेंगे। तो A और B के साथ हम X और गेट को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे। तो A और B के साथ हम X और गेट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हमें
इसका आउटपुट मिलेगा A XOR B। अब हमें A XOR B के साथ B इन का भी XOR हमें करना है, तो यहाँ पे हम तीसरा जो हमारा इनपुट है B इन, बोरो इन जो है उसको कंसिडर करेंगे और इसको भी हम A XOR B के साथ उसका भी हम XOR गेट के साथ उसको इनपुट को कनेक्ट करेंगे। तो अब हमें मिलेगा A XOR B XOR B इन। तो ये हमारा बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमें डिफरेंस का इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। अब हमें बोरो आउट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरो आउट के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारे पास A XOR B का बार हमें फाइंड आउट करना है। तो A XOR B का बार फाइंड आउट करने के लिए A XOR B के साथ अगर हम यहाँ पे नॉट गेट को कनेक्ट कर देंगे तो हमें अब मिलेगा A XOR B होल बार और साथ में B इन जो है उसका एंडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हम B इन का इनपुट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम B इन कंसिडर करें और A XOR B होल बार को B इन के साथ, यहाँ पे हमारा B इन है उसके साथ उसका एंडिंग करवाएंगे तो हमें मिलेगा B इन ब्रैकेट A XOR B होल बार। तो ये जो है वो हमारा आउटपुट मिलेगा। अब भाई आगे हमारे पास है A बार प्लस A बार डॉट B, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम A का इनपुट लेते हैं, A के इनपुट के साथ हम यहाँ पे नॉट गेट कनेक्ट करेंगे तो A बार मिलेगा। यहाँ पे हम B कंसिडर करेंगे, दोनों का भी यहाँ पे हमें एंडिंग करवाना है। तो दोनों का एंडिंग करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा A बार डॉट B। और अब ये जो दोनों सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है उन दोनों सिग्नल का हमें क्या करना है, तो ओरिंग करवाना है। तो यहाँ पे हम और गेट को कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम और गेट को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब हमें आंसर मिलेगा B इन ब्रैकेट A XOR B होल बार प्लस A बार B दैट इज इक्वल टू B आउट। तो हमें यहाँ पे हमारा दो आउटपुट D एंड D आउट जो है वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली इस डायग्राम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है तो यहाँ पे हम रेड लाइन से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिसमें एक XOR गेट रहेगा, एक नॉट गेट रहेगा और एक एंड गेट रहेगा। तो ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर 1 रहेगा। दूसरा जो पार्ट है उसको हम यहाँ से ग्रीन लाइन से इंडिकेट करेंगे। तो दूसरा पार्ट हमारा यही पार्ट रहेगा, XOR गेट, नॉट गेट एंड एंड गेट। तो ये हमारा रहेगा हाफ सबट्रैक्टर नंबर 2 और लास्ट में एक और गेट भी है उसको भी हमने कनेक्ट करा हुआ है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फुल सबट्रैक्टर है वो फुल सबट्रैक्टर, दो हाफ सबट्रैक्टर एंड एक और गेट से बना हुआ है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 9। अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज एन आउटपुट सर्किट वोल्टेज गेन ऑफ 100। यहाँ पे आपको एनालॉग जो ओपएम है उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपको दिया हुआ है, एन ओपन सर्किट वोल्टेज गेन आपको दिया हुआ है 100। द इनपुट सिग्नल आर 3.35 वोल्ट, 3.25 वोल्ट। तो डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, आपको वोल्टेज गेन दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल जो है वो भी आपको दिए हुए हैं, तो आपको आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करना है। तो डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए बहुत ही इजी इक्वेशन हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 15 वोल्ट, ऑप्शन सी 10 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 20 वोल्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो हमारा आंसर बेसिकली रहेगा ऑप्शन सी 10 वोल्ट। बट ये आंसर हमें किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपके पास दो इनपुट आपको दिए हुए हैं। तो दोनों इनपुट की हम बात करें तो V1 फॉर एग्जाम्पल आपके पास रहेगा 3.35 वोल्ट एंड V2 है 3.25 वोल्ट और साथ ही में आपको ओपन सर्किट वोल्टेज गेन दिया हुआ है जिसको हम A ऑफ V से इंडिकेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 100। तो आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन रहेगा V0 दैट इज इक्वल टू A इंटू V1 माइनस V2। सो 100 यहाँ पे AB, सो 100 इंटू 3.35 माइनस 3.25। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज V0 हमें मिलेगा 10 वोल्ट। दैट मीन्स कि हमारा आउटपुट वोल्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में और गिवन डेटा के साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 वोल्ट। सो ऑप्शन सी 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने GSCCL की 2020 का जो पेपर था जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, उसके सॉल्यूशन का पार्ट 3 जो है डिटेल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि जिससे उन्हें भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। आपके कोई सजेशंस, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही में हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें हम वीडियोस की अपडेट तो उसमें हम अपलोड करते हैं और साथ में जो डे टू डे जॉब अपडेट्स है और जो वीडियोस है MCQ वीडियोस है उसकी PDF मटेरियल जो है उसको भी हम हमारी टेलीग्राम चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करना ना भूलें।